नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा एसबीके महाविद्यालय जैसलमेर से सहायक आचार्य हिंदी पद पर हूँ और आपके सामने आपके व्यवहार संबंधी समस्याओं को लेकर एक वीडियो की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें द ग्रेट स्पीच ऑफ द वर्ल्ड में श्री अमिताभ बच्चन जी, जो हाल ही में अमेज़न की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलेक्सा की आवाज़ बने हैं, उनके कुछ विचार जो कि संकट के समय हमारा व्यवहार कैसा है इस विषय पर है, उनको पढ़ करके आई हूँ और उन्हीं के संबंध में आज हम बात करेंगे। उनके आर्टिकल का शीर्षक था कि वननेस की ज़रूरत, हम जब जब एक हुए हैं प्रलय पर भारी पड़े हैं। आज इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल में, जो कि हमारे लिए न्यू नॉर्मल के नाम से चल रहा है, न्यू नॉर्मल कुछ ऐसा न्यू ऐसे कि इसमें कुछ नवीन शब्दावलियाँ हमारे सामने आई है, जैसे क्वारंटाइन, वर्क फ्रॉम होम, आइसोलेशन इत्यादि इत्यादि। नॉर्मल इसलिए कि हमें पिछले 5-6 महीनों से इसकी आदत हो गई है। यदि हम इस व्यवहार को नॉर्मल व्यवहार में नहीं अपनाएंगे तो हमें समायोजित होने में परेशानी आ सकती है। शायद आपको यह बात अजीब लगी, लेकिन मैं अपने संबोधन की शुरुआत पेंगुइन से करना चाहूँगी। अंटार्कटिक में जहाँ सैकड़ों पेंगुइन्स अपने अंडे देने के लिए इकट्ठा होते हैं, उस वक्त वहाँ का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है और ना लगभग असंभव सा हो जाता है। सैकड़ों अंडों यानी पेंगुइन्स की लगभग दूसरी पीढ़ी के समाप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सारे पेंगुइन्स अपने अपने अंडों को बचाने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े हो जाते हैं ताकि उनके शरीर की गर्मी उनके होने वाले बच्चों की रक्षा कर सके और इतनी भीषण ठंड में वे स्वयं भी बचे रह सकें। जब अपनी भावी पीढ़ी को बचाने के लिए इतने सारे पेंगुइन्स एकजुट हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं। हम अपनी भावी पीढ़ी को भयमुक्त समाज देने के लिए एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? आज विध्वंस और विघ्न के संरक्षक हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन विध्वंस का मुकाबला बड़ा विध्वंस करके नहीं किया जा सकता। प्रलय का सामना महाप्रलय से नहीं किया जा सकता। इसका सामना किया जा सकता है एकजुटता से, यानी वननेस से, जो आज के समय की सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत है। विनाशकारियों का डर हमारा हथियार नहीं है, उनका डर हमारी ताकत भी नहीं है। उनका डर है हमारा एक हो जाना, इसलिए वो इसी कोशिशों को नाकारा करने में लगे रहते हैं। उन्हें हमारे एक हो जाने में अपना विनाश नजर आता है, क्योंकि हम जब जब एक हुए हैं तब तब निर्माण प्रलय पर भारी पड़ा है। वे चाहते हैं कि हम टूटे बटे रहें, कौम के नाम पर, भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, संस्कृति के नाम पर। लेकिन याद रहे, हम जब तक बटे रहेंगे वो डटे रहेंगे। घास का तिनका जब अकेला होता है तो हवा का झोंका उसे मीलों दूर उड़ा कर ले जाता है, लेकिन उसी घास के तिनके को जोड़कर जब उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वह मजबूत रस्सी एक विशाल प्रबल हाथी को भी बांध के रख देती है। यह होती है एकता की ताकत। एकता हमारा आनंद है, एकता हमारा दर्द भी है, एकता हमारा गर्व भी है और यही एकता जिंदगी भी है। एकता कोई विचार नहीं है, यह एक जिंदा सच्चाई है। एकता हमारे अस्तित्व का सार है। एकात्मकता, एकता, एकजुटता ये विषय कोई नई बात नहीं है। इसके सैकड़ों उदाहरण सदियों से हमारे वेदों पुराणों में भी भरे पड़े हैं। ऐसे समय में मुझे साहिल लुधियानवी साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियाँ याद आती है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इस इंसान बस में कर ले किस्मत। एकजुटता तो संकल्प है, राष्ट्र निर्माण का संकल्प। यदि कोई राष्ट्र एकजुट नहीं है तो कहने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो राष्ट्र ही नहीं है। यही अविश्वास विनाशकारी शक्तियों का संबल है। आज यदि हम एक दूसरे की चीख इसलिए नहीं सुन रहे हैं या अनसुनी कर रहे हैं कि वो हमारी अपने की चीख नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, वह दिन दूर नहीं कि किसी दिन कोई चीख हमारे किसी अपने की ही होने वाली है। अपनों की चीख से बचना है
तो हमें सीख लेनी होंगी, चाहे आप पेंगुइन से ले लीजिए, घास से ले लीजिए या फिर साहिर जी के गीतों से ले लीजिए। इस संकट की घड़ी में, इस महामारी में अपने छात्रों को सही शिक्षा देने के लिए केवल शिक्षक ही कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि गृहिणियाँ, युवा, रिटायर्ड पेशेवर भी एकजुट होकर के संघर्ष कर रहे हैं और गरीबों में शिक्षा को जिंदा रखने के लिए आइडिया लेकर के आ रहे हैं। मैं आपके सामने इस संबंध में कुछ उदाहरण पेश करना चाहूँगी। पहला उदाहरण है कोलकाता के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पूर्व और मौजूदा छात्रों के समूह ने एक पृथ्वीर पाठशाला, बंगाली में दुनिया के स्कूल कहेंगे जिसे, इस नाम की एक पहल शुरू की। जब प्रकृति निर्दयी हो गई तो ये सभी एकजुट होकर के साथ आए। फिर वह 2015 का नेपाल का भूकंप हो या 2018 की केरल की बाढ़, ऐसी ढेरों अन्य आपदाएं हैं जिसमें एकजुट होकर के मानव ने सफलता का या प्रकृति के प्रलय पर विजय का संकेत दिया है। कोरोना के बाद यह समूह क्वारंटाइन स्टूडेंट यूथ नेटवर्क के रूप में फिर से खड़ा हुआ और ज़रूरतमंदों तक अपनी पहुंच करनी इसने शुरू कर दी। महामारी के समय में आवश्यक सामग्री बांटने के अलावा उनका ध्यान उन बच्चों को पढ़ाने पर भी गया जो रोज़ाना कई किलोमीटर चलकर स्कूल आते थे। कोलकाता की 21 ऐसी पाठशालाओं में 103 वॉलंटियर्स 10 से 16 वर्ष की उम्र के 810 छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इन छात्रों में प्रवासी मजदूरों, दैनिक कामगारों, झोंपड़पट्टी में रहने वालों, चाय बागानों में काम करने वालों और जनजातीय समुदाय के बच्चे भी शामिल हैं। अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि पृथ्वीर पाठशाला क्या है, क्या क्लास रोज़ लगती है या सिर्फ वीकेंड पे, क्या ये स्कूल बोर्ड से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, क्या यह परोपकार के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था है, क्या यह कोविड-19 के बाद भी जारी रहेगी, इसकी फंडिंग क्या है, तो इन सवालों का मेरे पास कोई तय जवाब नहीं, लेकिन अभी वे इस शिक्षा को जिंदा रखे हैं। यह बात इस बात का सबूत है कि हम एकजुट होकर के प्रलय पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कहानी मैं आपको और बताऊंगी उदाहरण के रूप में, धारावी डायरी। यह एक परियोजना है जो धारावी की युवतियों को एक ओपन सोर्स टूल यानी MIT ऐप इन्वर्टर का इस्तेमाल सिखाती है, जिसकी मदद से वे अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं के लिए एक मोबाइल ऐप बना पाती हैं। पहले धारावी की टेक गर्ल्स, उन्हें इस नाम से अब जाना जाता है, जो ज़मीनी स्तर पर एक छोटे से कमरे में रहा करती थी। यहाँ 3-3 के समूह में एक लैपटॉप साझा होता था और सभी ज़मीन पर बैठकर फिल्मकार नवनीत रंजन के निर्देश सुनती थी, जिन्होंने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। नवनीत 2014 में सैन फ्रांसिस्को से भारत आ गए और वे मुंबई में एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावाही में एक फिल्म बनाने के बाद सामुदायिक विकास परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित हुए। इनका विमेन फाइट बैक नाम का एक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर पहले से ही अवेलेबल है। बाद में इन्हें पानी बचाने और धारावाही को स्वच्छ व हरा भरा रखने से जुड़ी ऐप्स को प्रोटोटाइप के स्तर से प्ले स्टोर तक ले जाने के लिए फंडिंग भी मिल गई। आज और लोगों तक पहुंचने के लिए वे शहर के कॉलेजों और छात्रों को आमंत्रित करते हैं जो अपना ज्ञान उनसे साझा करते हैं। यह भी एक उदाहरण है कि आप किसी भी का अच्छे कार्य के पुरोधा बन करके सामने आए तो आम जनता आपसे जुड़ती चली जाती है। तीसरा उदाहरण और सुनिए। जब हैदराबाद के पैशनेट फाउंडेशन के युवाओं ने शुरुआत की तो ये स्थिति देखकर चौंक गए कि अंग्रेजी कैसे सिखाई जा सकती है। न सिर्फ पाठ्यक्रम में कमियां थी, छात्रों के पास पुरानी हो चुकी उन पाठ्य पुस्तकों के अलावा यह भाषा सीखने का कोई जरिया भी नहीं था, जिनमें 5वीं कक्षा तक के नर्सरी की कक्षाएं कविताएं सिखाई जा रही थी। उन्हें लगा कि छात्रों की अंग्रेजी का स्तर सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरह टीच फॉर चेंज की उन्होंने शुरुआत करी, जिसका उद्देश्य ऐसे समर्पित वॉलंटियर्स का समूह तैयार करना था जिनमें सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का जुनून हो। अब ये ऐसे रूटीन की योजना बना रहे थे जहां गृहिणियों से लेकर रिटायर्ड लोगों तक अपनी पसंद का विषय वो चुन सकें और पढ़ा सकें। इसके लिए एक ऐसी ही योग्यता चाहिए थी और वो योग्यता सिर्फ और सिर्फ थी जुनून, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एकजुट होने का जुनून आप में होना चाहिए। किसी भी अच्छे काम के पुरोधा बनने का जुनून आप में होना चाहिए। फंडा सिर्फ इतना ही है, शिक्षण का कार्य सिर्फ शिक्षकों तक सीमित न रखें। आप सब भी एकजुट होकर के इस कोविड जैसी महामारी के समय में
एक दूसरे के काम आने की कोशिश करें। यही मेरा यहाँ समझाने का उद्देश्य था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत पेशेंस से सुना।